हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान से जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का संपूर्ण जो है हम लोग कंटेंट देखेंगे। और इसके बाद जो है इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करा दिए जाएंगे। यह जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चन आपको लुसेंट जीके से ही पूछ दिए जाते हैं। तो क्यों नहीं इस लुसेंट को जो है कंप्लीट कर लिया जाए। तो आप लोग धैर्यपूर्वक जो है इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग जो है इसको बिना कम्प्लीटली वॉच किए नहीं जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है धीरे धीरे इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो बनेगा तो जब भी आपको टाइम मिलेगा इसको देखेंगे, उसके बाद वाले पार्ट को कंप्लीट करते जाएंगे। क्योंकि वीडियो को जो है क्लिक कर लेना कमाल की बात नहीं है, आपको थोड़ा सा बोरिंग महसूस होगा, लेकिन आपको इसको कम्प्लीटली वॉच कर लेने में ही आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद आप अगर छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह जो है लेटेस्ट बुक का जो है आपको कंप्लीट कराया जा रहा है। पहले बायोलॉजी कंप्लीट कराने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री भी करा दिया जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री जियोग्राफी सभी पोर्शन को भी तो जो है मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिएगा। आइए देखते हैं जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत से हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी। यह जो है यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी जो है ना, विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का यानी लिविंग थिंग्स का जो है अध्ययन स्टडी किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है जीवन यानी लाइफ, और लोगोस का जो अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखिए, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है लेमार्क फ्रांस के वैज्ञानिक और ट्रेवियनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे 1801 ईस्वी में इन्होंने किया था। कहीं कहीं 1802 ईस्वी भी लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क जो फ्रांस के वैज्ञानिक थे और ट्रेवियनस जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1801 ईस्वी में किया था। आइए देखते हैं जीव विज्ञान की मुख्य जो शाखाएं हैं उसके बारे में। तो एपीकल्चर जो है मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है एपीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन जो है सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन यानी मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन होता है। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन होता है। इससे जो है किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसको आप लोग कम्प्लीटली याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। ऑफियोलॉजी सर्पों यानी स्नैक्स का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होती है। आगे देखते हैं जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास जो है प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु, जिन्हें एरिस्टोटल कहते हैं, 384 से 322 ईसा पूर्व के काल में हुआ। देखिए, जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक जो थे अरस्तु साहब थे, उन्हीं के काल में हुआ। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के विज्ञान के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। यानी जीव विज्ञान के जनक पूछा जाएगा तो अरस्तु हैं यानी एरिस्टोटल जी हैं, और विज्ञान जो जंतु विज्ञान है फादर ऑफ जूलॉजी तो वही हैं अरस्तु जी हैं। आगे देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। टोटल जो है 12 से 13 चैप्टर है, तो हम लोग देखते हैं पहले चैप्टर को जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को 2 समूहों में विभाजित किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। अरस्तु जो है एरिस्टोटल जी, तो ये जो है जो समस्त जीव हैं संसार में जितने भी हैं, इन्हें 2 समूह में बांटा है इन्होंने। पहले जंतु समूह और दूसरा वनस्पति समूह। आगे देखते हैं लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे
में नेचुरे में जो है संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों यानी किंगडम्स दो जगत यानी दो किंगडम्स जो है पादप जगत, प्लांट किंगडम व जंतु जगत एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में यानी दो किंगडम्स में जो है पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस भी दो भागों में बांटे हैं और आपका अरस्तु जी भी। आइए देखते हैं लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो लिनियस को। लिनियस को क्यों कहा जाता है? देखिए, लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी, इसलिए इन्हें जो है आधुनिक वर्गीकरण का पिता यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः विटेकर द्वारा जो है सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ले लिया। देखिए 5 जगत में जो है किसने बांटा है? तो विटेकर ने। कब? तो 1969 में। और इसके अनुसार जो है यानी विटेकर महोदय के अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत यानी 5 किंगडम्स में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है पादप यानी प्लांट, और चौथा है कवक फंजाई, और पांचवा है आपका एनिमल यानी जंतु। देखिए फिर से देख लीजिए, विटेकर जी जो है 5 भागों में इन्हें समस्त जीवों को जो है 5 जगत में वर्गीकृत किया है, इन्होंने क्लासिफाइड किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा पादप है, चौथा कवक है और पांचवा जंतु है। इसे याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन बनते हैं। आगे जो है देखते हैं मोनेरा, इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात यानी जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। देखिए मोनेरा के अंतर्गत क्या होता है? इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। आगे देखते हैं दूसरा प्रोटिस्टा इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्राय जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना इसी जगत में है। पादप एवं जंतु के बीच जो होता है युगलिना होता है, इसी जगत में है। किसमें? प्रोटिस्टा में। यह जो है 2 प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित करके जो है इतर पोषित इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। तो युगलिना जो है ना, ये आपका स्वपोषित जीव भी है और ये भोजन भी सूर्य से भी भोजन बना लेता है और इधर भी अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त कर लेता है। तो इसको जो है युगलिना को पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी भी कहा गया है। पादप के बारे में देखते हैं। इस जगत में जो है प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं। शैवाल हो गया, मॉस हो गया, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत के अंतर्गत कवक देखते हैं, फंजाई। इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। आगे देखते हैं जंतु के बारे में, एनिमल। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी होलोजोइक यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसी जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत। देखिए नोट में जो दिया है उसको देख लेते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीसीज है। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई है वो क्या है? स्पीसीज है यानी जाति है। आगे देखते हैं जीवों के नामकरण की द्विनामपत्ति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इन्होंने जीवों की
द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया है। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम जो है लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। ठीक है, पहला शब्द वंश नाम यानी जेनरिक नेम को दर्शाता है तथा दूसरा शब्द जो है जाति नाम यानी स्पीसीज नेम को दर्शाता है। वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गीकीविद यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, तो इसको जो है होमो सेपियंस लीन यानी होमो सेपियंस लीन कहते हैं। वास्तव में होमोस जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लीन जो है वास्तव में लीनियस जो वैज्ञानिक थे शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा। आइए इसमें जो है कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम दिया है उसको जान लेते हैं। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो आप लोग इसको जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रीना है। बिल्ली कैट का जो वैज्ञानिक नाम है फेलिस डोमेस्टिका है। कुत्ता का कैनिस फैमिलियरिज है। और काऊ यानी गाय का जो है बोस इंडिकस है। मक्खी का मस्का डोमेस्टिका है। आम का जो है मैग्निफेरा इंडिका है। धान का ओरिजा एस्टिवा है। और गेहूं का जो है ट्रिटिकम एस्टिवम है। और मटर का पिसम एस्टिवम है। चना का जो है साइसर एरिटिनम है। सरसों का ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस है। तो ये जो है आप लोग याद रख लीजिएगा। आइए देखते हैं आगे। चैप्टर 2 है कोशिका विज्ञान के बारे में जानते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा जो है सन 1839 ईस्वी में किया गया था। एक बार फिर से देखते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म जो है यानी जीव द्रव्य का जो नामकरण है पुरकिंजे वैज्ञानिक जो थे इनके द्वारा किया गया। 1839 ईस्वी में किया गया था। आगे देखते हैं। यह एक तरल गाढ़ा रंगीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। प्रोटोप्लाज्म जो है किस तरह का है, तो यह तरल पदार्थ है और यह किस तरह का है, गाढ़ा है, रंगीन है, पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जीव की सारी जो जैविक क्रियाएं होती है वो आपका प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य के द्वारा होती है। इसलिए जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और दूसरा जो है केंद्रक द्रव्य यानी न्यूक्लियोप्लाज्म। तो पहले कोशिका द्रव्य के बारे में जानते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य कहाँ होता है, तो कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका द्रव्य। और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ होता है, तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। ठीक है। जीव द्रव्य का जो है 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो है 99% जो है 4 तत्वों से मिलकर के बनता है। तो जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा यानी प्रोटोप्लाज्म में 76% ऑक्सीजन होता है, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 2.5% होता है। 1% में अन्य जो है तत्व होते हैं। आगे देखते हैं। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में जो है यानी प्रोटोप्लाज्म में 80% वाटर होता है। तो ये जो है 80% क्या होता है, वाटर होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है 81:19 का होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक पदार्थ कितना होता है, तो 81 होता है और आपका कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात होता है 19 में होता है। आगे देखते हैं सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। तो सेल में देखते हैं कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, तो जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई जो है कोशिका होता है। तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वह इसका वर्णन किया था। देखिए, मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, लेकिन जीवित कोशिका को जो है एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार देखा था। इसका वर्णन इन्होंने ही किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के जो सेल का स्टडी करता है उस विज्ञान को साइटोलॉजी यानी कोशिकीय विज्ञान कहते हैं। इसे याद रखिएगा।
कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। देखिए सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है माइकोप्लाज्मा है, शॉर्ट में माइकोप्लाज्मा भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन फुल नेम क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की है। ठीक है। सबसे लंबी कोशिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे का वजन कितना होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1838-39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, यानी मैथियर स्लाइडेन और थियोडोर स्वान दोनों ने मिलकर के जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, तो उसके बारे में देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहला है, सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बने हैं। जो भी जीव है वो कोशिका से ही बना है। जैसे कोशिका यानी सेल से बनता है क्या, तो सेल यानी कोशिका से आपका उत्तक बनता है। उत्तक के बाद जो है, उत्तक के बाद अंग बनता है। अंग से अंगतंत्र बनता है और अंगतंत्र के बाद जो है आपका पूरा संपूर्ण शरीर, बॉडी का निर्माण होता है, शरीर। ठीक है, तो इस तरह से जो है बनता है। सभी कोशिकाएं, दूसरा नंबर देखते हैं, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता यानी क्रिएटर होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक पहला नंबर और दूसरा जो है यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। देखिए पहला नंबर जो है प्रोकैरियोटिक है, इसके बारे में जानते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता है, तो हिस्टोन प्रोटीन जो है इसमें नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। याद रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक नाम की कोई चीज नहीं होती है। जीवाणु और नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसे भी याद रखिएगा आप। इसमें जो है कोशिकाओं का औसत संगठन के बारे में जानते हैं। जो अवयव है, कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, जल जो है 70 से 90% होता है और प्रोटीन जो है 10 से 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 और लिपिड जो है 2% होता है, न्यूक्लिक अम्ल 5 से 7% और आयन जो है 1% होता है। आइए आगे देखते हैं। प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक के बारे में। तो दूसरा नंबर में जो है यूकैरियोटिक कोशिका है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से जो है घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो है यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, जिसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका न्यूक्लियस होते हैं। देखिए यूकैरियोटिक जो है, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और जिसमें डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। आइए देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर, मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। देखते हैं पहले विशेषता अंगक और प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, मतलब नहीं रहता है मौजूद, और यूकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। अब जो है राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी जो है आपका प्रोकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक में जो है गोल्जी काय अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है
और यूकैरियोटिक में जो है उपस्थित होता है। लाइसोसोम आपका अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में रहता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में जो है पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होता है। कशाभिका प्रोकैरियोटिक में केवल एक तंतु होता है और कुल 11 तंतु होते हैं यूकैरियोटिक में। केंद्रिका अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। सेंट्रियोल जो है अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। आगे देखते हैं श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है प्रोकैरियोटिक में और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है यूकैरियोटिक में होता है। लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है लेकिन यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण जो है थाइलेकाइड में होता है। थाइलेकाइड में प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है थाइलेकाइड में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। कोशिका विभाजन जो है प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक में जो अर्धसूत्री और समसूत्री प्रकार दोनों प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार के रूप में। आगे देखते हैं हम लोग कोशिका के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ अ सेल। तो इसके बारे में देखते हैं। कोशिका का जो मुख्य भाग होता है, पहला है कोशिका भित्ति जिसको सेल वॉल कहते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी जो पेड़ पौधा में पाया जाता है कोशिका, उसको पादप कोशिका शॉर्ट में आप बोल सकते हैं। तो यह जो है केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका भित्ति, जिसको सेल वॉल कहते हैं। यह सेल्यूलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में जो है सहायक होता है। देखिए यह जो है कोशिका भित्ति के बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। देखिए यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली होता है कोशिका भित्ति के बाद कोशिका झिल्ली, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका जो मुख्य कार्य है कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड की। और कोशिका भित्ति तो सेल्यूलोज की, इसे याद रखिएगा। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बाद में जो है जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसमें जो है किसमें? कोशिका झिल्ली में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नोट में आइए देखते हैं कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो है 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल किरमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्वितीय सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। तीसरा जो है तारककाय है, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम इंग्लिश नेम है, इसको हिंदी में तारककाय कहते हैं। और यह जो है कोशिका का भाग होता है, कोशिका का मेन मुख्य अंग होता है। तो इसकी खोज जो है बोबेरी ने की थी। बोबेरी जो है ये वैज्ञानिक का नाम है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारककाय जिसे सेंट्रोसोम कहते हैं, इसके अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। आगे देखते हैं अंतर्द्रवी जालिका, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः सेंट्रोसोम अंतर्द्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जिस अंतर्द्रवी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रवी जालिका चिकनी
लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। एक होता है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और एक होता है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में जो है सक्रिय भाग लेती है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका बहुतायत से मिलती है। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में ही होते हैं। ईआर मतलब क्या हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का संचरण यानी ट्रांसपोर्टेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों मेम्ब्रेन्स जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अब राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका जो है नामकरण किया। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, राइबोसोम को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री यानी फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक यानी प्लास्टिड, सूत्रकणिका जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम क्या है, सूत्रकणिका, इसे याद रखिएगा, और खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S का जो अर्थ है श्वेड वर्गस इकाई है और साधन गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार और घनत्व को व्यक्त करता है, यानी इनडायरेक्ट वे में जो है यह जो है आकार और घनत्व को व्यक्त करता है। इसमें नोट देख लेते हैं। स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका के बारे में जानते हैं। इसकी खोज जो है अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। किसको? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, इसे इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। इसे जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन विश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है विखंडन के द्वारा जो है विभाजित हो जाती है। नोट में देखते हैं डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। गोल्जी बॉडी के बारे में जानते हैं, जिसे गोल्जी का या गोल्जी उपकरण कहते हैं। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी जो इटली के वैज्ञानिक थे इन्होंने की थी। और देखिए इनका नाम क्या था? कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम से जो है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का या गोल्जी उपकरण नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो यह सूक्ष्म नलिकाओं यानी ट्यूबल्स में जो है ट्यूबल्स के समूह एवं थैलियों का बना होता है। आगे देखते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती हैं। इस प्रकार गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ठीक है, गोल्जी का जो है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। अब लाइसोसोम के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम इसकी खोज जो है डी डुबे
डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी संरचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार की जल अपघटीय एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज और लाइपेसेज और प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। देखिए नोट में, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं लवक यानी प्लास्टिड। इसके बारे में जानते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला लवक के कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, अवर्णी लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्णी लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। हरित लवक यानी हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को जो है पादप कोशिका की रसोई घर कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। नोट में देखते हैं पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। पत्तियों का जो रंग पीला होता है वो क्यों होता है? तो कैरोटीन का निर्माण हो जाने के कारण जो है पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में। ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक होता है। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट के बारे में जानते हैं। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। वर्णी लवक के उदाहरण है टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में जो है कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन, ये सब होता है। तो इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। टमाटर में क्या होता है? लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर यानी शलजम में जो है विटामिन होता है। नोट में देखते हैं वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है फाइकोसाइनिन है। फिर से देखते हैं ये जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। आगे देखते हैं रसधानी के बारे में। तो यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। रसधानी में तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं हम लोग केंद्रक न्यूक्लियस के बारे में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। क्रोमैटिन नाम जो है फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने दिया था। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए, डिऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में जो है 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं। चिंपैंजी में 24 जोड़े यानी 48 और बंदर में 21 जोड़े यानी 42 होता है क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में 2 परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनिमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। आगे देखते हैं गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं।
गुणसूत्रों पर यानी क्रोमोसोम पर जो है बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमोसोम को वंशागति का वाहक भी कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, इसे केंद्रिका न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें जो है राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए और आरएनए की संरचना के बारे में देखते हैं। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित प्लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस प्रकार का है डीएनए का। तो न्यूक्लियोटाइड होता है और इसमें जो है दो भाग होता है, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में जो है शुगर और बेस क्षार होता है। आगे देखते हैं क्षार के बारे में। बेस डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन ए, गुआनिन जी और थायमिन टी और साइटोसिन सी। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच जो है 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन और गुआनिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन आबंध बना होता है। ठीक है। 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1953 ईस्वी में जो है जेडी वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य के बारे में जानते हैं। यह सभी आनुवंशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई है। जीन जो है किसकी इकाई है? डीएनए की इकाई है। तो यह जो है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नोट में देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए के बारे में जानते हैं। आरएनए का निर्माण तो देखते हैं, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। आरएनए राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां पर प्रोटीन बनता है। नोट में देखते हैं, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और तीसरा जो है एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर जो है इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो डीएनए में जो है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, तो आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। और डीएनए में इसमें बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एवं साइटोसिन होती है। और आरएनए में इसमें बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए में देखते हैं तीसरा नंबर, यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। और आरएनए जो है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो ये रहा आपका डीएनए और आरएनए में डिफरेंस। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं। तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल। तो पहला नंबर देखते हैं, पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाया जाता है। जंतु कोशिका में इसमें जो है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है यानी नहीं पाया जाता है। इसमें लवक पाई जाती है और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। तारक का, जिसको सेंट्रोसोम कहते हैं, पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है और तारक का यानी सेंट्रोसोम जो है जंतु कोशिका में उपस्थित रहता है। रिक्तिका बड़ी होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी होती है। इसका आकार लगभग आयताकार होता है पादप कोशिका में
और जंतु कोशिका इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ऐसे जो है ऐसे कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं है, लेकिन लगभग में जो है पादप कोशिका का आकार आयताकार होता है और जंतु कोशिका का जो लगभग आकार है वो गोलाकार होता है, वृत्ताकार होता है। तो आगे देखते हैं कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, इसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में वेरचाउ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यानी पहला जो है असूत्री विभाजन एमिटोसिस, और दूसरा है समसूत्री विभाजन मिटोसिस, और तीसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस। असूत्री विभाजन के बारे में जानते हैं, एमिटोसिस के बारे में। तो यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। और समसूत्री विभाजन मिटोसिस के बारे में जानिए। तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थेर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में देखा। उन्होंने ही सन 1882 ईस्वी में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका एस्मोटिक सेल में होता है। आगे देखते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटते हैं। पहला है अंतरावस्था, दूसरा है पूर्वावस्था, तीसरा है मध्यावस्था, चौथा जो है आपका पश्चावस्था, और चौथा के बाद 5वां अंत्यावस्था है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 2 संतति डॉटर सेल का निर्माण होता है। देखिए, प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका पेरेंट सेल के बराबर होती है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब जो है अगला सेंटेंस देखते हैं। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था एनाफेज सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस फार्मर तथा मूरे वैज्ञानिक 1905 में जो है इन्होंने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया था। इसने फार्मर और मूरे ने 1905 ईस्वी में अर्धसूत्री विभाजन को जो है इन्होंने मियोसिस नाम दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 ईस्वी में किया था। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है। पहला अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकंड। अर्धसूत्री फर्स्ट में जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। और अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था होती है, जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकोटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। आगे देखते हैं लेप्टोटीन के बारे में। गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं इसमें। इन्हें क्रोमेनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित होती है। जाइगोटीन के बारे में जानते हैं। समजात गुणसूत्र के एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। पैकीटीन के बारे में जानिए। प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बंट जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के एक द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं। इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैकीटीन अवस्था में होता है। इस प्रकार
इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट में देखते हैं क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन ईस्टर क्रोमैटिड के बीच होता है। डिप्लोटिन के बारे में जानते हैं। समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काईएस्माटा कहते हैं। काईएस्माटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काईएस्माटा का अंत्ययीकरण हो जाता है। डाइकिनेसिस के बारे में जानते हैं। केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर देख रहे हैं। समसूत्री विभाजन में पहला है यह कोशिका कायिक कोशिका में होता है। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। समसूत्री में दूसरा है इस विभाजन में कम समय लगता है और अर्धसूत्री में इस विभाजन में अधिक समय लगता है। तीसरा देखते हैं समसूत्री विभाजन में इस विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है और अर्धसूत्री में इस विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। और इसमें देखते हैं चौथा संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। समसूत्री में 5 नंबर अंतर देखते हैं। इनमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और अर्धसूत्री में इस विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। समसूत्री में छठा है इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है और अर्धसूत्री में इसकी प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। तीसरा चैप्टर जो है वह आपका जैव विकास। तो जैव विकास के बारे में देखते हैं। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। क्या होता है? निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक और परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना कायिकी और रासायनिक भ्रूणीय विकास वितरण आदि में विशेष क्रम और आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ। लैमार्क, डार्विन, वैलेस, डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है प्रमाण। तो पहला है वर्गीकरण से प्रमाण, दूसरा है तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, तीसरा है अशोषी अंगों से प्रमाण, चौथा है संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, अगला है छठा में तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, सातवां है भौगोलिक वितरण से प्रमाण, आठवां है तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, नौवां है आनुवंशिकी से प्रमाण, 10वां है पशुपालन से प्रमाण, 11वां है रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, 12वां है जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग के बारे में जानिए। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। देखिए ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे क्या है? तो उदाहरण में है सील के फ्लिपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की असली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य के हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पलस और मेटाकार्पलस आदि अस्थियां होती है। इनका भ्रूणिकीय विकास भी एक सही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लिपर तैरने के लिए, सील का जो फ्लिपर होता है वो तैरने के लिए होता है, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की जो टांग होती है दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ किसी वस्तु को पकड़ने के लिए जो है अनुकूलित होता है। तो ये जो है समजात अंग के उदाहरण हुए। आगे देखते हैं।
इसके बाद जो है समरूप अंग, तो ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे में तितली पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करता है, लेकिन देखने में जो है और देखने में एक समान लगते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना उनके अग्रपादों पर परों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। और शेषीय अंग देखते हैं, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका जो है क्रमिक लोप होने लगता है और शेषीय अंग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में है कर्ण पल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि। देखिए नोट जो है, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषीय अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। उसके बाद है पक्षियों का विकास सरीसृपों में हुआ है। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग में हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का जो विकास हुआ है वो सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म के बारे में देखते हैं, अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों से परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जीवाश्म के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। जैव विकास के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। लैमार्कवाद के बारे में जानिए। पहला जो है लैमार्क के बारे में जानते हैं। लैमार्क का जो सिद्धांत है 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिकल जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जो जीव का अंग है, कोई भी जीव है, इनके अंग जो होते हैं सतत यानी कंटिन्यूसली बड़े होते रहते हैं, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का जो विकास होता है कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों का वंशागति होती है जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाते हैं। उदाहरण जिराफ की गर्दन का लंबा होना। तो ये जो है आपका किसका उदाहरण है, तो लैमार्कवाद का जो है ये आपका एग्जाम्पल है। डार्विनवाद के बारे में जानते हैं। अब देखिए नोट में एक दिया है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन जो है टोंटोलॉजी कहलाता है। उपार्जित लक्षणों का जो अध्ययन है टोंटोलॉजी कहलाता है। डार्विनवाद के बारे में जानते हैं। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में इन्होंने बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय और पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इनके जनकों से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती है जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं। काफी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नौ डार्विनवाद के बारे में जानते हैं। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया है, जिसे नौ डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाती है। देखिए
ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति, वर्ण। आगे है जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की अन्य जातियां बनती है, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं बढ़ जाती है। उत्परिवर्तन है नेक्स्ट। यह जो सिद्धांत है वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत है। पहले देखते हैं, नई जीव जातियों के उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा है, इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। उत्परिवर्तन जो है अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा जो है, सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा है, जाति के विभिन्न सदस्य में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठा है, उक्त परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। नोट में देखते हैं, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।